आज हम कुछ नए तरीके से इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। पिछली दफा हम लोग बात कर रहे थे स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम को लेके। बहुत सालों से ये चलता चला रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, और पता नहीं कितने सारे प्रोग्राम्स चले, और इसी तरीके से एक नया इंटरेस्ट लोगों में जागृत हुआ। अचानक देखा गया कि एक टेंडेंसी चल रही थी फॉरेन एजुकेशन की तरफ। इसमें से एक बहुत बड़ा जो तबका था, जो बहुत बड़ा जो दायरा था, वो था मेडिकल एजुकेशन। और यही मेडिकल एजुकेशन आज के दिन में विदेश में ज्यादा ल्यूक्रेटिव होता नजर आ रहा है। क्यों? ये हमने पिछले एपिसोड में बात किया था। इसका एक कारण था क्योंकि यहाँ पे सीट्स बहुत कम थे। नीट के जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखें तो नीट पे जो अपीयरेंसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। सीट्स हम बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे। तो या तो बच्चे बार बार प्रयत्न करते रहे, या तो वो लोग फिर अब्रॉड की तरफ दिशा करते हैं। लेकिन ये कोई गलत नहीं है। अगर अब्रॉड में जाके भी अगर एमबीबीएस किया जाए, उससे अगर आपका समय भी बचता है, और हम एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल एजुकेशन के तहत इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो दोस्तों, आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आशीष महिंद्रा, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे। आशीष जी, एक बार फिर से आपका इमेज टुडे के स्टूडियो पर, कार्यक्रम वही करियर काउच जो शुभांकर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग पिछली बार आपने मुझे बताया कि भाई नीट के थ्रू से जो स्टूडेंट जो अपीयर कर रहे हैं, उनके लिए जो सीट्स अवेलेबल रह गई हैं वो कितना कम रह गया है। इसमें जो है पर सीट पर कंपटीशन कितना बढ़ा हुआ है, और इसी के चलते जो है अब फॉरेन एजुकेशन जो है एमबीबीएस में काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होकर सामने आ रहा है। ये तो बात रही। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जो फॉरेन एजुकेशन कहते हैं, तो बात आती है कौन से कंट्री में कैसे? यूरोप, रशिया, अब तो मैंने तो सुना है शायद ये कजाकिस्तान में भी उन्होंने शुरू कर दिया है प्रोग्राम, और पता नहीं कौन कौन से नए देश, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से थाईलैंड में उन्होंने बमरुंगराद यूनिवर्सिटी ने भी अपना कुछ उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। तो आशीष जी, आप यू आर द बेस्ट पर्सन टू एक्चुअली गाइड अस इन दैट। आपका क्या कहना है? सर देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई अब्रॉड एजुकेशन का, हम लोग अगर पूरे इतिहास में जाते हैं तो देखिए बात शुरू होती है करीब 1992 से, जब तक यूएसएसआर टूटा था। जी जी जी। तो अगर हम 92 का वो दौर देखें, पिछले उस 10 साल का, 92 के आगे से, तो हमारे यहाँ से जो मान के चले ऑलमोस्ट ज़्यादातर 90 या कहते हैं मोर देन 90% बच्चे रशिया ही जाते थे। और रशिया अब्रॉड, मतलब रशिया इतना ज़्यादा एक ट्रेंड हो चुका था कि जैसे हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं, भले हमें वॉशिंग पाउडर लेना हो तो हम उसको टेंडेंसी इंडियंस की सर्फ चाहिए, इसी तरह से अब्रॉड मतलब रशिया हो चुका था। तो रशिया इतना ज़्यादा, तो हमारे पास उस समय ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं थे, नो डाउट। और रशिया उस समय अपने बहुत डाउनफॉल पे था, इकोनॉमी बहुत उनकी नीचे थी। तो उस समय जो बच्चों ने गए, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर बहुत बाउंडेशन थी। लैंग्वेज वहाँ हमारी, क्योंकि वहाँ रशियंस इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो उस समय वो जो लोग पढ़ के, वो एक्चुअली पहले एक साल जाके रशियन पढ़ते सीखते थे, कोर्स करते थे। जब वो कोर्स सीखते थे लैंग्वेज का, उसके बाद वो जाके एमबीबीएस प्रोग्राम में इनरोल होते थे। तो एक सिस्टम होता था जिसमें उनका काफ़ी टाइम ही जाता था, थोड़ी सी उनको दिक्कतें भी आती थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना बीता, सब ग्लोबलाइजेशन हुआ, अवेयरनेस हुआ, टाइप्स हुए, फिर धीमे धीमे आप देखिए जो ये 16 देश टूटे थे यूएसएसआर से, ये धीमे धीमे खुलते चले गए इंडियन एजुकेशन के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। और हम ये आपको बताएंगे अच्छे से कि करीब 90% लोग जो फॉरेन जाते हैं, मतलब या फॉरेन स्टूडेंट मेडिकल के हैं, वो इंडिया के ही होते हैं, और 10% में बाकी पूरे देशों के हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेन्स के लिए। यहाँ से जो बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम लोगों ने बात की थी सीटें कम है, तो लोग जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों के बाद और भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए, जैसे बेलारूस है। अब बेलारूस ईस्ट यूरोप में लगता है, आपको पूरा यूरोप का फील आता है, कंट्री अच्छी है, इकोनॉमी उनकी अच्छी है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है। फिर बहुत ऑप्शन, जॉर्जिया, आर्मीनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ऐसे बहुत सारे देश ऑप्शंस में आ गए। इवन चाइना बच्चे जाते थे। बट ये कि कहीं के प्रो हैं, कहीं के कौन से, तो ये इसको बच्चे कंपेयर करते रहते हैं। नो डाउट आज भी एक सुपर पावर सेकंड रशिया एक सबसे ताकतवर देश है, और जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की कमी नहीं। लेकिन जैसे हमारे भी देश में कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, कुछ ख़राब कॉलेज होते हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, कुछ ख़राब यूनिवर्सिटी होती है। ऐसे उन देशों में भी सेग्रीगेट है कि कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छी हैं, और जो पढ़ने के लिए ख़राब हैं, वैसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में। तो अब बेलारूस क्योंकि एक छोटी सी कंट्री जहाँ पे लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ऑलमोस्ट सारी क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिकली 4 मेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एक बहुत
अपकमिंग ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। इस समय मार्केट में आप देखिए तो डिमांड है, बच्चे वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे अभी आगे भी सोच रहे हैं, वो सिर्फ MBBS नहीं सोच रहे हैं, MBBS के बाद क्या। तो जैसे हमें अगर PG करनी है, हमें वहाँ से UK जाना है, US जाना है, यूरोप में सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो डेफिनेटली बच्चे ये देख रहे हैं कि PG भी यहाँ पे काफ़ी महंगी प्राइवेट कॉलेज में। ओके। तो उसको देखते हुए बच्चों का अब रुझान ऐसा कि कोई हम ऐसे दे जाएं कि वहाँ से हम अपना सेटलमेंट भी बाहर कर लें। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि पीजी के भी जो सीट्स हैं वो तो और ज़्यादा कम है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो शायद 2 या 1 या 2 सीट्स होती हैं अलग अलग फील्ड्स के अनुसार। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बाहर भी क्या ऐसा ही है, यही सिचुएशन है कि वहाँ पे क्या पीजी में कुछ सीट ज़्यादा होती हैं, एक साथ 10-15 बच्चों का वो रहता है, कैसे रहता है ये? सर बाहर देखिए PG सीट्स तो बहुत ज़्यादा है, बट हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है करिकुलम, उन्होंने फॉरेन की सभी जगह की PG रिकॉग्नाइज नहीं कर रखी है। हमारी जो सिर्फ 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जिसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जो ये मेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ अगर आप PG करते हैं तो वो डिग्री यहाँ वैलिड होती है। अदरवाइज वहाँ से PG करके आप वहाँ और कंट्रीज में पढ़ के सेटल हो सकते हैं, बट इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इन देशों के अलावा आप जाते हैं, और इन देशों के अपने बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आपको क्रैक करके ही PG में एडमिशन मिलता है, दाखिला मिलता है। सही बात है। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने बेलारूस का नाम लिया, आपने कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिया, ये मुझे बताइएगा कि रशियन यूनिवर्सिटीज़ में और यूरोप में स्टडीज़ में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में तो क्या स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल फ़र्क आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में फ़र्क आ जाता है, कौन कौन से फ़र्क हैं इसमें? देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जैसे हम अपने देश में समझें कि अगर हम बॉम्बे में या दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर हम मान के चले लखनऊ या गोरखपुर में रह के पढ़ रहे हैं तो हमारी लिविंग कॉस्ट कम होगी। इसी तरह से रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। आप रशिया में मॉस्को में रह रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट 3 टाइम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड के एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से भी आता है। बट आप वही रशिया में अगर आप कोई छोटी जगह रह रहे हैं, आप उफा एक जगह है, आप कजान रह रहे हैं, तो कंपेरेटिवली आपका कॉस्ट कम हो जाता है। इसी तरह से बेलारूस में अगर आप कैपिटल में रह रहे हैं, मिन्स्क में, तो आपका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर आप कोई 20 सिटीज़ में वहाँ पे जाके रहते हैं तो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है रहने की। तो चलते हैं शुभंकर भट्टाचार्य एंड डॉक्टर आशीष मेहंद्रा जी के पास फिर से। थैंक यू शिमुल। और एक बार फिर से हम वापस आते हैं स्टूडियो में आशीष महिंद्रा जी के साथ। आशीष जी, मजा आ गया अब आपके बच्चों से बात करके। ये तो स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और देखा जाए तो उनका जो मैंने अभी जिस तरीके से देखा, जो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे है, राइट फ्रॉम द हॉस्टल लाइफ, तो जितनी चीज़ें उन्होंने शेयर की वाकई। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि इतने अच्छे जो सर्विसेज बाहर होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं फिर वही वाले सवाल आने शुरू हो जाएंगे, ब्रेन ड्रेन और पता नहीं क्या क्या? नहीं सर, ब्रेन ड्रेन नहीं, एक्चुअली ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं आप देखिए तो उसमें 90% बच्चे वापस आके सर्व इंडिया को ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो इतना 3 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, वो इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है वो पूरा नहीं किया जा सकता अगले 10-15 साल में। तो उसको फिल करने के लिए जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ये वहाँ सेटल नहीं हो रहे। 10% होते होंगे सेटल, बट ज़्यादातर वापस आके यहीं सर्व कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जब स्टडी अब्रॉड की बात आती है ना, उससे जुड़े बहुत सारी फ्रॉड केसेस आने लग गई हैं, तो उससे कैसे बचा जाए? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादातर पेरेंट जब पहली बार हम लोग से आते हैं, हमारे से बात होती है कोई भी, तो उनका फर्स्ट फेव अब्रॉड के नाम से एक दिमाग में आता है इमेज कि कुछ फ्रॉड ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ, कोई पैसा ना डूब जाए, कोई पैसा लेके भाग जाए। कई जगह मैंने सुना है कि वो गलत ऑफर लेटर्स पहुंच जाती हैं, और यूनिवर्सिटी के जाली ऑफर लेटर्स, वहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में उनका नाम तक नोटेड नहीं होता। जी, ऐसा बहुत हुआ है। साल भर बाद बच्चों को पता चलता कि पैसे ही नहीं जमा, फीस नहीं जमा है। तो ये सब फ्रॉड से आप बच सकते हैं। इसके बहुत छोटे और सिंप्लीफाइड तरीके हैं, क्योंकि देखिए आजकल गूगल का ज़माना है, पेरेंट्स अवेयर है, बच्चे और स्मार्ट हैं। आपको देखिए 3-4 चीज़ देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी कंपनी भेज रही है उसकी आप पहले ऑथेंटिसिटी चेक करिए, वो कितना ऑथेंटिक है फर्स्ट। सेकेंडली उसका खुद का डेटाबेस कैसा, पास उसने कितने बच्चे भेजे हैं, उन बच्चों का अगर एक्सपीरियंस मिल पाए तो उसको देखिए। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में उन कंपनीज के बारे में ऑफिशियल एज अ रिप्रेजेंटेटिव या ऑथराइज पार्टनर या कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन होता है। तो क्या यूनिवर्सिटी उनको अपने वेबसाइट में जगह दे रही है, नहीं दे रही है? अपनी वेबसाइट में तो कोई कुछ भी डाल सकता है, वो ज़रूरी है। एक और इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि फीस, ट्यूशन फीस कभी भी इंडिया में मत जमा करिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम बहुत गलत होता है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। हमेशा कोशिश करिए जब आप अब्रॉड जा रहे हैं तो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, मेस फीस है, ये अगर आपकी कंसल्टेंसी आपसे कह रही कि पैसा आपको खुद वहाँ जाके जमा करना है, इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड। और उसमें भी आपको टाइम मिलता है 10 से 15 दिन। और अच्छी चीज़ बाहर यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर क्या है कि
आप एक साथ पैसा नहीं जमा करते जैसे इंडिया के कुछ कॉलेज में होता है। इवन जो साल की फीस है वो भी 6-6 महीने पे आप दे सकते हैं, तो पॉकेट में बड़ी हल्की और इजीली एक मिडिल क्लास पेरेंट आराम से दे सकता है। तो ये बहुत चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम बड़े फ्रॉड होने से बच सकते हैं। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि होता क्या है कि आए दिन ये जो प्रश्न उठते रहते हैं ना कि फ्रॉड इंटरनेशनल जहां भी, स्पेशली जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं ना, तो वही फ्रॉड का जो अमाउंट होता है बहुत बड़ा हो जाता है। आशीष जी, एक अहम सवाल अब, क्योंकि काफ़ी इस प्रकार के फीडबैक्स आने शुरू हो गई हैं और ऐसी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, नीट हम लोग का लेट होता चला जा रहा है, तो इससे कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो स्टार्टअप जो डेट है वहाँ की जो स्टार्टिंग डेट है वो मिस हो जाएगी? कोई ऐसी कोई बात तो नहीं? ये सवाल समझ लीजिए आपने पूछा, ये ज़्यादातर अभिभावक हैं, पेरेंट्स, उनके मन में, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा हो रही है कि देखिए सेशन तो लेट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ नीट तो अभी सितंबर 12 को हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट आएगा अक्टूबर सेकेंड वीक तक। तो फॉरेन ऐसा तो नहीं कि एडमिशन क्लोज हो जाए, तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी या कंपनी ज़रूर बच्चों को मिसगाइड करती है कि टाइम कम है, पैसा है, बुकिंग करा लो। बट फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बाहर एडमिशन है उसमें से 90% स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी कहीं ना कहीं इंडिया एडमिशन से ही डिपेंडेंट है एक तरह से, इतना बड़ा क्राउड जा रहा है। तो लास्ट ईयर भी ड्यू टू कोविड-1 जब आया था तो दे डिलेड देयर सेशन, वो दे वेटेड फॉर कि इंडियन बच्चे पहुंचे और तब क्लासेस स्टार्ट हो। तो लास्ट ईयर भी बच्चे नवंबर और दिसंबर में गए तो क्लासेस लेट स्टार्ट हुए थे, बाद में उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के वो करिकुलम पूरा कवर कर दिया था, कुछ मिसिंग बहुत अच्छी बात आपने बताई कोविड वाली जी। लेकिन अब जो डेल्टा वर्जन जो है वो तो सबसे ज़्यादा यूरोप से ही फैल के निकला है, तो कहीं इस वजह से वहाँ पे लॉकडाउन और इसकी वजह से सीवियरिटी की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? देखिए जिन कंट्री से हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक, लकली इवन कोविड-1 में भी हमारे बच्चे जो आए हुए अपने इंटरव्यू भी लिया, तो उन बच्चों का जो खुद का एक्सपीरियंस, अब हम लोग का आज यही बात होती है कि तुम लोग मास्क पहनते, तो उनको अभी मास्क पहनने की भी आदत नहीं हो पाई है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, छोटे देश हैं, ईजिली मैनेज हो गया, इन लोगों को सबको वैक्सीनेट कर दिया गया, बच्चों को पूरी क्राउड वैक्सीनेटेड है, तो वी आर फीलिंग मच सेफर। बल्कि कई पेरेंट्स ने तो इस बार छुट्टियों अपने बच्चों को घर बुलाए नहीं इंडिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे सेफ हैं, यहाँ पे आके उनको डर है कि कहीं फंस ना जाए, फ्लाइटें ना बंद हो जाए, फिर वापस कैसे जाएंगे। ऐसे कई सवालों और कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए पेरेंट्स इस बार बच्चों को अवॉइड ही किया बुलाने के लिए। तो अनुमानित कब से शुरू होने वाला है सेशन वहाँ से? तो देखिए सेशन तो नवंबर में ही स्टार्ट होगा, बट ऑलरेडी जो बच्चे लास्ट ईयर नीट क्वालिफाइड थे वो अपनी बुकिंग उन्होंने मतलब एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, तो दे कैन स्टार्ट देयर प्रोसेस। और जो बच्चों को ये है कि हम अपना नीट का परफॉर्मेंस देख लें, तो नीट का एग्जाम होने के 2 से 3 दिन के बाद उसकी OMR शीट आ जाती है, उससे बच्चे अपने नंबर टैली कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक रफ आइडिया हो जाता है कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, और उनको जब लगता है कि हमारे इंडिया में अब नहीं होगा, ऑलरेडी नंबर कम है, तो वो फिर बाहर जाने का अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा आशीष जी, अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि ज़्यादातर लोग भारत में पढ़ना इसलिए पसंद करते हैं, कहते हैं कि वो एक्सपोजर टू लॉट सॉर्ट ऑफ डिजीजेज, वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिल पाता है बाहर से अधिक। बाहर उतना ज़्यादा जो है बीमारियों से, और जो गरीब तबका यहाँ पे जल्दी से आता है, तो जितना वो जो मेजर एक्सपोजर है वो इंडिया के मुकाबले में बाहर बहुत कम है, तो इससे असर नहीं पड़ेगा जब बच्चे वापस आएंगे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया, ये डेफिनेटली बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे वहाँ के पेशेंट, वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, डिजीज सब अलग होता है, तो वो हमारा कैसे होगा। तो देखिए बॉडी की जो संरचना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो दवाइयाँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं। सिर्फ बीमारियों की भी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, बाकी कैंसर हो गया, बहुत ऐसी बीमारियाँ जो कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। कुछ चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं, बट वो हम लोग जब इंटर्नशिप, इसीलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि जो वो जो 1 साल आप इंडिया में देते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसमें वो सारा जो आपकी कमियां रहेगी उसको पूरा कर लेते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे बच्चों को, हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को आप हमेशा इतना इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, एक बार फिर से हमारे इमेज टुडे के स्टूडियो में आने के लिए। चैलेंजेस लाइफ में आती रहेंगी और उसी के साथ हम लोग जूझने के भी नए नए तरीके निकालते चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल और भी लिए गए। विदेशी शिक्षा में आपको एक्सपोजर कैसा मिलता है, और जब आप वापस आते हैं तो जो आपको अचानक से नई नई बीमारियों से जो सामना करना पड़ता है, तब ये जो बाहर से डॉक्टरी पढ़कर आए, क्या वो आपको सेवा दे पाएंगे? तो एक बात तो समझ में आ गई कि आज के दिन में ग्लोबल एजुकेशन ये एक टेंडेंसी नहीं है बल्कि जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार की डॉक्टरों की जरूरत प्रदेश में, देश में, हर एक क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से इसको अगर पूरा करना पड़े, उतनी बड़ी संख्या को अगर भरना पड़े, तो हमें शायद विदेशों का मदद लेना पड़ेगा और इससे हम भाग नहीं सकते।
तो हाँ दोस्तों, अगर इस मामले में आपका कोई भी सवाल हमसे हो तो आप बिल्कुल डॉक्टर आशीष महिंद्रा तक आपका प्रश्न पहुंचाने के लिए हम आपका माध्यम बनेंगे। तो अपना प्रश्न पूछते रहें, फीडबैक देते रहें। आपको बहुत अच्छे से पता है, कामा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर जाएं और यस करियर काउच के पेज पर जाएं, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।